नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है, जिसके अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं कि सारे संविधान के जो 25 भाग हैं, मतलब कि अमेंडमेंट के बाद 25 हो चुके हैं, लेकिन हम मूल रूप से 22 ही उसको बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब पार्ट के अंदर वो जुड़ चुके हैं। आज का जो हमारा भाग है वो 11 नंबर का है। भाग 11 के अंदर दिया क्या हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में है। किसके बारे में? सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ना है कि जो हमारी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, उसके बीच में कौन कौन से रिलेशन है, वो किस तरह से आपस में तालमेल बना के देश चलाती है, वो हमने आज यहाँ पे देखना है। और जो इसके तहत हमारे अनुच्छेद हैं 245 से लेकर 263 तक है। पहली बात एक ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में आपने कंसंट्रेट पहले आर्टिकल्स पे नहीं करना। आपने बातों को समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे प्रभावी होती है और राज्य गवर्नमेंट के क्या क्या अधिकार बनते हैं, पहले इनका रिलेशन है कैसा, ये समझना है आपने। और फिर उसके बाद में इससे संबंधित बहुत सारे आयोग बने थे, जैसे पुंछी आयोग है, राजमन्नार है, सरकारिया आयोग है आपका, ठीक है। इस तरह के ये आयोग भी एग्जाम में पूछते हैं, भी बताओ किससे संबंधित है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। लेकिन हम इसको डीप में करेंगे कि ये कब बने थे, इन्होंने क्या क्या सिफारिश की। जैसे एग्ज़ाम की आप देख ही रहे हो कि लेवल, डेप्थ लेवल पे जा रहा है आजकल एग्ज़ाम, तो हमें इस चैप्टर को इतना डिटेल में समझना है। पहले आपने आर्टिकल पे जोर नहीं लगाना कि हम आर्टिकल याद करें, नहीं। इस पार्ट में मैं आपको पहले बोलूँगी कि आप सेंटर और स्टेट का रिलेशन को पहले जान लो, समझ लो अच्छे से। समझने के बाद फिर आप आना आर्टिकल के ऊपर, यही सीक्वेंस बैठाओगे तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, वरना आप सिर्फ आर्टिकल में ध्यान देते ही रह जाओगे और चैप्टर की आपको समझ ही नहीं आएगी। तो कंसंट्रेट किस चीज़ पे मैं सब कुछ कराऊंगी, आर्टिकल भी कराऊंगी, आयोग भी कराऊंगी और समझाऊंगी भी डिटेल में, लेकिन आपने मेन फोकस पहले कहाँ करना है, पहले राज्य और केंद्र का संबंध समझना है और उसके बाद आयोग समझने, फिर आना आर्टिकल के ऊपर। फिर आर्टिकल आपने याद करना है और सारे करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वही याद करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध, जो आर्टिकल हमारा 245 से 263 तक दे रखा है। पहले यहाँ समझो, रिलेशन तो मान लिया, ठीक है जी। एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं, दो लोग मिलके ही रिलेशन बनाते हैं, ठीक है जी। एक और एक 11, मैंने ट्रिक भी आपको जो 22 आपको भाग याद करवाए थे, मेरी जो भाग वाली वीडियो आप जरूर देखना, उसमें बताया था। आज हम जो भाग 11 को डिटेल में समझेंगे, सुनो ध्यान से। आर्टिकल हमारे इसमें कौन कौन से हैं, 245 से लेकर आपका 263 तक हैं, ठीक है जी। और संबंध कैसे, विधायी संबंध। विधायी होता क्या है, कानून बनाने संबंधी। विधान मतलब कानून बनाने संबंधी। विधायी संबंध हमारे सेंटर के और स्टेट के कैसे हैं वो जानने हैं। आर्टिकल कौन कौन से, 245 से लेकर 255 तक। फिर हमने यहाँ पे जानना है अपना प्रशासनिक संबंध, यानी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो संबंध है स्टेट का और सेंटर का, वो जानना है। आर्टिकल कितने हैं आपके, 256 से लेकर 263 तक। टोटल आर्टिकल आपका यानी 245 से लेकर 263 तक है भाग 11 में, ठीक है जी। 245 से लेकर 263 तक। उसके अंदर भी आगे 2 डिवीजन होगी, कौन कौन सी, आपका विधायी संबंध, ठीक है जी, यानी कि आपका लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है वो देखना है यहाँ पर। यहाँ पे हमने देखना है प्रशासनिक, दोनों के आर्टिकल डिवाइड कर दिए। विधायी संबंध में हमने देखना है 245 से 255, ठीक है जी, 11 हो गए यहाँ पर। फिर अपना आ गया 256 से लेकर 263 तक, ये संबंध है। अब यहाँ पे तो सिर्फ हमने कौन से संबंध देखे, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। देखिए न्यायिक संबंध की जरूरत नहीं है, आपको पता है जो न्यायालय है हमारा सीधा सीधा बिल्कुल इंटीग्रेटेड है और बिल्कुल अलग मसला है, बिल्कुल अलग है इनसे, ठीक है जी। एक क्या है, बिल्कुल अलग से बॉडी है, उसका तो हमने देखना ही नहीं है यहाँ पर। कहते न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा नहीं किया गया है, अर्थात भारत में न्यायिक प्रणाली का स्वरूप एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है स्टेट का, ठीक है जी। और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स में आपके हाई कोर्ट्स, ये एक अलग से बॉडी है, इसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल, जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशन है
अब वो इस भाग में मैं नहीं करा सकती आपको। क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि वो भाग 12 में दे रखे हैं। मैं तो आपको कौन सा करवा रही हूँ, 11 करवा रही हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो आपको भाग 12 होगा, जिसके अंदर मैं स्टेट और सेंटर का फाइनेंशियल आपको वित्त संबंध समझाऊंगी इसके बारे में। ठीक है जी, आपने चीज़ का ध्यान रखना है। आपका जो फाइनेंशियल जो संबंध है वो आपका मिलेगा आपको भाग 12 के अंदर। 11 के अंदर आपका 245 से लेकर 263, जिसके अंदर आपने 2 पढ़ने, कौन कौन से? विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। जिसमें आपके विधायी संबंध के लिए कितने आर्टिकल? 245 से लेकर 255 तक। और फिर 45 तो हो गया, फिर अपना 55 तो हो गया, 256 से लेकर 263 तक ये आर्टिकल हमारे रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित, प्रशासनिक संबंध के बारे में। तो कंसंट्रेट पहले नंबर पे प्रायोरिटी बेस पे क्या करना है, हमने रिलेशन जानना है। दूसरे नंबर पे आयोग समझने हैं सारे। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल डिसाइड करने कि किस आर्टिकल में कौन सी बात लिखी हुई है, इस चीज़ के बारे में जानना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए यहाँ पे। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। ठीक है जी, 245 से 263। और विधायी संबंध आपके 245 से 255 बता ही दिया। न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य क्या बंटवारा नहीं किया जा सकता, अर्थात भारत में न्यायिक प्रणाली का स्वरूप क्या है? इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। न्यायालय तो बिल्कुल अलग ही होगी ना, उसमें तो कोई इसका रोल ही नहीं आता। 245 आर्टिकल क्या कहता है? मैं आर्टिकल बताऊंगी सारे आपको, लेकिन आपको पहले चीज़ों को समझना है। संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। ठीक है, जो संसद और राज्यों की मतलब विधान मंडलों ने जितने भी आपने कानून बनाए हैं उसकी विधियां कौन कौन सी होंगी, उसका विस्तार 245 में है। 246 में क्या है? संसद और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। यहाँ पर विधियों का विस्तार है और यहाँ पे विषय वस्तु है, यानी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका सीधा सीधा एरिया डिसाइडेड है। कितने एरिया तक आपकी संसद बना सकती है कानून, कितने एरिया तक आपकी राज्य गवर्नमेंट बना सकती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे 46 में सब्जेक्ट में, भाई किस किस टॉपिक पे स्टेट बना सकती है और किस किस टॉपिक पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और किन किन टॉपिक के ऊपर ये दोनों मिलके बना सकते हैं। आगे है 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद को शक्ति है। ठीक है जी, एडिशनल जो आपकी ये ट्रिब्यूनल वगैरह बनाए जाते हैं, अधिकरण वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ अलग से न्यायालय की गठन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। आगे है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? देखो, कुछ विषय हमने अब जब अनुसूचियाँ की थी ना, जो 7 में मैंने क्या बताया था आपको, अनुसूची 7 में, कि कुछ टॉपिक, यानी कि आज के समय पे 100 टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? कानून बना सकती है। और हमारी संघ राज्य सूची जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या है? कानून बना सकती है, जो अभी वर्तमान में कितनी है? 61 है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें हमारे सेंटर भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। उसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं आज की डेट में। तो भाई उसके अलावा जो इसके तीनों के अलावा कुछ बच गया, कुछ भी अवशिष्ट बच गया, उस पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास होनी चाहिए? वो संसद के पास है। और ये कौन सी आर्टिकल में बात लिखी है? 248 में लिखी है। बात को समझो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों के अलावा अगर कोई विषय बचते हैं तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को अधिकार है। 249 बोलते हैं राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की शक्ति। ठीक है जी, देखिए आपका जैसे 249 कहता है कि राज्य सूची का कोई टॉपिक है, 249 क्या बोलता है कि राज्य सूची का कोई विषय है, लेकिन उस विषय को देखते हुए अब राष्ट्रीय हित के लिए कोई कानून बनाना पड़ रहा है। अब मान लो स्टेट गवर्नमेंट बोले भी ये तो मेरे अंडर आता है टॉपिक, आप कैसे कानून पर, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र पहले होता है, राज्य सेकंड नंबर पे है। पहले हमें पूरे देश का सोचना है और उसके बाद हमने किसका सोचना है? राज्य का सोचना है। अब आप यहाँ पे देखो कि सब्जेक्ट किसका? स्टेट लिस्ट का, जिसमें राज्य का कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन 249 क्या कहता है? अगर वो मुद्दा राष्ट्रीय हित से संबंधित है तो उस पर कानून संसद बना सकती है। ये बात को आपने
क्लियर रखना है कि अगर कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत दिया है लेकिन उससे संबंधित कोई राष्ट्रीय हित का कानून बनाना पड़े तो संसद को अधिकार है कि वो बना सकती है। पहले हमारे लिए, सबके लिए, पंजाब हरियाणा बाद में आता है, सबके लिए पहले क्या आता है, भारत आता है, राष्ट्र आता है हमारा। ठीक है जी, ये आपने देखना है। हाँ जी, 251 आपका 249 हो गया, 250 अभी बताती हूँ, 251 समझो। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की क्या है, असंगति है। मेरी बात सुनो, अब मान लो हुआ क्या, 249 के अंतर्गत क्या कानून बना दिया संसद ने, उधर से राज्य बहस करने लग जाएगा कि ये तो मेरा सब्जेक्ट था, मैंने कानून बनाना है इसके ऊपर, मैं बना चुका हूँ इसके ऊपर। अगर कोई विरोध होता है संसद में और राज्य में तो पावर किसके पास ज़्यादा है, सेंटर के पास ज़्यादा है, तो सेंटर का कानून लागू होगा। मतलब राज्य सूची का कोई विषय जिसके अंदर सेंटर गवर्नमेंट क्या है, राष्ट्रीय हित को देखते हुए कानून बना देती है, लेकिन दोनों में क्या हो गई, बहस हो गई, किसमें, सेंटर गवर्नमेंट में और राज्य गवर्नमेंट में। तो हमें किसकी बात माननी है, सेंटर गवर्नमेंट की माननी है, सेंटर का कानून लागू होगा। ये बात कहाँ लिखी है, 251 में लिखी है। 252 क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति है यहाँ पर, और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। सुनो ध्यान से, अब कोई राज्य है, कोई स्टेट है, मान लो पंजाब है, और स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक है। अब वो राज्य चाहता है, मान लो पंजाब चाहता है या हरियाणा चाहता है कि इस विषय के ऊपर सेंटर को कानून बनाना चाहिए। अब राज्यों ने अपनी सहमति खुद दी है कि हम सहमत हैं आपसे कि हमारे लिए आप इस विषय पे कानून बनाइए, टॉपिक चाहे वो राज्य सूची का ही है, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाओ। तो ये बात और बना सकती है, इसमें शक्ति किसको है, संसद को मिल जाती है। संसद, राज्यों ने क्या किया, लिखित रूप में खुद दिया इस बात को। तो ये बात कहाँ लिखी है, 252 में लिखी है। 253 क्या कहता है, 253 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अब बात सुनो, आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है फलां देश में गए, उन्होंने ये मोमेंडम साइन किया, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया, और वो मतलब कोई एग्रीमेंट साइन करके आए, मतलब कि यहाँ पर कोई नई कंपनी लगानी है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है किसी राज्य के अंदर। अब राज्य बोले कि ऐसे कैसे, ये तो मेरे स्टेट के अंदर आप कैसे लगा सकते हो, है ना, ये तो मेरे अधीन है, हमारा भाई सेंटर को मोर पावर है, सेंटर हैव मोर पावर देन अ स्टेट। अब साइन मतलब एग्रीमेंट करके आए हैं किसी कंट्री के साथ में, कोई कंपनी लगानी है या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट की जगह चाहिए, तो वो स्टेट मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं दूंगा। ठीक है जी, वो उसके लिए ये बात अनुच्छेद कहाँ लिखा है, 253 में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का कोई मुद्दा है, अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट किया है किसी कंट्री के साथ में, तो उसे प्रभावी बनाने के लिए राज्य गवर्नमेंट को सहमति जतानी पड़ेगी, किसके साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। आगे देखते हैं 254 क्या कहता है, संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का प्रभाव। अगर मान लो दोनों में किसी चीज़ को लेकर बहस होती है, विरोध हो जाता है कानून बनाने संबंधी, तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, अधिकार है। 255 क्या कहते हैं, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ आर्टिकल है, इसमें से हमें कुछ डिटेल में करने हैं, बाकी सिर्फ हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, प्रशासनिक देख लेते हैं। 256 क्या कहता है, राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। 257 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कौन कौन से वो ऐसे प्रशासनिक कार्य हैं जिसके अंदर क्या है, राज्यों के ऊपर संघ का नियंत्रण होता है। ठीक है जी, आगे 257 के में संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। ये बात कहाँ लिखी है, किसी राज्य को सशस्त्र जो बल चाहिए होता है उसकी सहायता के लिए क्या चाहिए भी, यहाँ पे आपका 257 क में लिखा है किसी राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स चाहिए तो वो यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे 258 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि संघ। आगे है
258 में संघ को कृत्य को सौंपने की राज्य की शक्ति, ठीक है जी। आगे है 259 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों को सशस्त्र बल। आगे 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है भाई 260, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं खुद ही बता दूंगी आपको। 260 में क्या है, जैसे भारत के बाहर कोई ऐसा राज्य क्षेत्र है, उसके मामले में भी सरकार को क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। आप केस आपने सुना होगा विजय माल्या का। विजय माल्या केस में क्या हुआ था कि उसने हमारे देश में घपला किया और जाके ब्रिटेन में घुस गया। अब हमारी भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि हमारे देश के बाहर भी, ठीक है जी, हमारे से संबंधित कोई मसला है तो हम उसके लिए भी कानून बना सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये कानून है और हम इस तरह से इस बंदे को कैप्चर करने वाले हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी जो भी ब्रिटेन में होगी, हमने अपनी भरपाई तो पूरी करनी है, 3,000 करोड़ जो भी इसका पैसा था बैंकों का, तो वो भरपाई तो पूरी करनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, राज्य से बाहर, राज्य मतलब कंट्री से बाहर, इंडिया से बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। 261 में क्या है, सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ, ये कहाँ पे लिखे है, सार्वजनिक कार्य पब्लिक सर्विस अभिलेख वगैरह न्यायिक कार्यवाहियाँ, ये सारा कहाँ पे लिखा है, 261 में लिखा है। तो आपने ये चीज़ों को देखना है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको करवाऊंगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, जो जल विवाद, आप देखो जो नदियाँ वगैरह होती है ना, नेचुरल बॉडी है, आप किसी एरिया का, स्टेट का बाउंड्री तो डिसाइड कर सकते हो, क्या नदियों का रुख मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते ना, उसने तो बहना ही है। अब उसके पानी के लिए दो स्टेट के अंदर हो जाएगा विवाद। अब उनके विवादों संबंधी जो भी है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, ये सारी बात कहाँ लिखी है, 262 के अंदर लिखी है। और राज्यों के बीच क्या है, मतलब कि क्या होना चाहिए, समन्वय। 263 में ये बात लिखी है, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध दिए कहाँ पर, 263 के अंदर। तो ये सारे आपको मैंने एक बार सीक्वेंस में पढ़ा दिए आर्टिकल, जो 11 भाग 11 के अंदर आते हैं, 245 से लेके 263 तक के। लेकिन ये सारे हमने मतलब इतना मत्था पाचा नहीं करना, इतना डाटा अपने दिमाग में फिक्स करने की बजाय आप कंसर्न समझो भी सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, इस बात को हमने समझना है। देखो आगे जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से शुरू करते हैं अपन, वो सारे मैंने एक बार आपको रीडिंग करवा दी है। यहाँ देखो, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। मतलब केंद्र के पास ये पावर है कि पूरे इंडिया के लिए और प्लस किसी राज्य के लिए भी वो कानून बना सकती है। ये राइट कहाँ पे लिखा उसके लिए, 245 में। देखिए भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब भारत को पूरा अपना जो संघ की शक्ति को अगर दर्शाना है तो उसका पूरे पे होल्ड होना चाहिए। पूरे पे होल्ड तभी होगा कि कोई स्टेट को अलग से हम वो प्रोविज़न ना दे, उसको ऐसे प्रोविज़न मिलने चाहिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से सेंटर से होके गुजरे, मतलब केंद्र सरकार से होके गुजरे। हमारा सेंटर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है देश की अखंडता को बनाए रखना, एकता को बनाए रखने के लिए। कहते हैं किसी राज्य का विधानमंडल, मान लो किसी स्टेट का विधानमंडल है, उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्मित कर सकता है। जैसे पंजाब है, पंजाब अपने एरिया में कानून बना सकता है, लेकिन पूरे भारत के लिए प्लस उसमें पंजाब आ गया, पूरे के लिए, चाहे किसी राज्य के लिए, चाहे किसी यूनियन टेरिटरी के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। मतलब कहने का, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य में कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सिर्फ अपने राज्य में ही कानून बना सकता है, उसके बाहर नहीं बना सकता। ठीक है जी। आगे है, संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधान की शक्ति है, मतलब कंट्री से बाहर, अर्थात संसद केवल भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून को बना सकती है, यह यदि वह मामला भारत से संबंधित है। कंट्री से बाहर हम अपने देश से संबंधित कोई मसला है हमारा, तो उसके लिए हम अपने यहाँ पे कानून बना सकते हैं। हमें उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से नहीं चलना, हमें तो हमारे हिसाब से चलना है। बात समझ रही हो? तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, हमें आर्टिकल पे नहीं जाना, पहले हमें रिलेशन समझने हैं यहाँ पर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 246 कहते हैं विषयों के आधार पर केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का बंटवारा
सूची के माध्यम से आप ये देखिए भी पूरे कंट्री से संबंधित जितने भी मसले हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, किसका, संसद का है। लेकिन कोई राज्य का विषय है उस पर कानून बनाने का राज्य सूची में दे दिया, ठीक है जी। अगर समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं हमने कि जिस पे क्या है संसद भी कानून बना सकती है, जैसे उस पर मतलब राज्य वो भी बना सकती है कानून, ठीक है जी, कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे आपके संघ सूची, आर्मी है, आपके डिफेंस जितना भी है, डिफेंस हो गया, जनगणना होगी, डाक हो गया, रेलवे हो गया, तो ये वायु परिवहन हो गया, आपका जल अंतर्राष्ट्रीय समझौते वगैरह होगी जितने भी, और आपका आरबीआई हो गया, मुद्रा होगी हमारी, ये सारे के सारे जो पूरे देश से संबंधित टॉपिक है ना वो हमने रखे हैं कहाँ पर, संघ सूची में, ठीक है। ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 97 आएगा और यहाँ पे आएगा 100। वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची के और राज्य सूची के कितने, 61 हैं। पहले 66 होते थे, उसके निकाल के 42वें संशोधन के द्वारा यहाँ ऐड कर दिए गए आपके, ठीक है। जिस चीज़ को आपने याद रखना, जिसमें आपका शिक्षा है, जंगल है, जंगली जानवर वगैरह के बारे में है, आपका जो ये माप तोल के बारे में, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ के बाकी न्यायिक व्यवस्था के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है आपका समवर्ती सूची में रखा है। और ये सूचियों की जो डिटेल है सब्जेक्ट हमने अनुसूची 7 में भी किया था, ठीक है जी, अनुसूची 7 में भी किया था। यहाँ पे नोट करो जरा, कहते तीनों सूची में शामिल विषयों का उल्लेख अनुसूची 7 में बता ही रखा आपको पहले से, ठीक है जी। तो हमने अपने क्या है टॉपिक डिवाइड कर लिया। अब क्वेश्चन आपको आएगा भी सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो एरिया वाइज बात करें तो कहाँ पर है, 245 में। टॉपिक वाइज बात करें 246 के अंदर, आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अब मेरी बात सुनो जरा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलग, लेकिन जो अतिरिक्त न्यायालय अपना है इसकी स्थापना करने के लिए संसद के पास शक्ति होती है। और 248 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं, संसद के पास। कौन से आर्टिकल में लिखी हैं, 248 में लिखी हैं। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को याद रखना है। 245 में क्या था, एरिया वाइज हमने डिसाइड करना है कितने एरिया के अंदर संसद कानून बना सकती है, पूरा इंडिया के लिए और किसी भी राज्य के लिए बना सकती है। और हम पूछें अगर 246 की, तो उसमें हमारे सब्जेक्ट दे रखे हैं किन किन टॉपिक्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, किन किन टॉपिक के ऊपर राज्य गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो ये हो गया हमारा। और 247 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 248 देखो जरा, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, सेंटर के पास हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 249 क्या बोलता है, कहते हैं यदि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। और ये कितने टाइम के लिए लागू रहेगा, 1 वर्ष के लिए। ये आपने ध्यान में रखना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। 249 में क्या लिखा है कि राज्यसभा 2/3 से एक संकल्प पास कर दे कि राज्य सूची का विषय है ये, पर इसके लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। राष्ट्रीय हित का है ये टॉपिक। तो ये क्या है, संसद कानून बना सकती है। और कितने टाइम के लिए प्रभावी रहेगा, 1 साल के लिए प्रभावी रहता है, ठीक है जी। इस चीज़ को आप देखना, और केवल 1 साल के लिए। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 250 क्या कहता है, सुनो ध्यान से, पहले आया नहीं था, यहाँ आया। राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे नेशनल इमरजेंसी 352 लगी की दशा में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। कौन, 250 देता है। जैसे मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी, कोई आतंकवादी अपना हमला हो गया, कोई अपना युद्ध चल पड़ा है ना, तो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया देश के अंदर, तो होगा क्या, तो उस कंडीशन में जो संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची का कोई विषय है उसके ऊपर कानून बना सकती है। ये बात कहाँ पे लिखी है, 250 में लिखी है। 249 में क्या था, जब राज्यसभा पारित करे, जब राज्यसभा राज्य सूची के बारे में पारित करी। दोनों बातों को ध्यान में रखो बेटा। 249 कहता है कि 2/3 से राज्यसभा कोई सब्जेक्ट
टॉपिक बता दे राज्यसभा का, संसद को पास कर दे कि भाई इस पे कानून आप बनाओ, तो वो कानून बना सकते हैं 249 के अंदर, ठीक है जी। और प्रभावी कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष के लिए। 259 में इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पे केंद्र सरकार के अंडर हो जाता, सारी गवर्नमेंट्स क्या नील हो जाती, सारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती है, ठीक है जी। और उनके विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको आ जाता है? किसको भाई? संसद के पास आ जाता है। और ये लिखी कहाँ पे बात है? 250 में ये बात लिखी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और 251 में क्या लिखा है? सुनो मेरी बात ध्यान से। 251 में क्या लिखा है कि 251 के अनुसार आर्टिकल 249 का कुछ बताओ जरा, दिमाग में क्या आया आपके? भाई 249 में क्या लिखा कि राज्यसभा 2/3 से कोई टॉपिक, ठीक है, कोई टॉपिक पे संसद को बोल दे कि आप कानून बना दो। ये टॉपिक तो है राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का, पर कानून आप बना दो 249 में, तो बना देगी संसद उसका, कानून बना दिया, 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। और 250 में क्या था? नेशनल इमरजेंसी लगी, उसके टाइम पे कानून बनाने का अधिकार, चाहे वो पूरा इंडिया है चाहे वो कोई स्टेट है, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। दोनों बातों में डिफरेंट है। 249 250 को भूलना मत, आएगा एग्जाम में ये, ठीक है। और इसी इन दोनों के बारे में 251 में क्या लिखा है के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों एक दूसरे के विरोध करे तो केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा। मान लो 249 के अकॉर्डिंग कानून बना दिया, 250 के कारण इमरजेंसी के टाइम पे बना दिया, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में क्या टकराव हो जाए, तो इस दशा में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रभावी रहेगा, राज्य का प्रभाव नहीं होगा। ये बात 251 में लिखी है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई आपको? 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करे संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का, तो क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। एक बात नोट कर लो यहाँ पर, क्या नोट करनी है कि मान लो पंजाब और हरियाणा कहता है कि संसद जी आप हमारे लिए, हमारा टॉपिक है स्टेट लिस्ट का कोई, इस पे कानून बना दो, तो संसद कानून बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर लागू उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट वालों ने कहा होगा। ऐसा नहीं है कि पंजाब हरियाणा ने बोला और बाकी स्टेट्स में भी वो लागू हो गया, नहीं। जो स्टेट ये रिक्वेस्ट करेगी संसद को कि आप हमारा स्टेट लिस्ट का ये टॉपिक है, इस पे कानून बना दो, तो बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कानून लागू किस पे होगा? उसी स्टेट पे होगा जिसने रिक्वेस्ट की है, ऐसा नहीं है बाकियों पे लागू हो जाएगी। तो आपको स्टेट संबंधी कानून बनाने की 3 जगह बातें मिल गई, बताओ कौन कौन सी? 249 भी, 249 आर्टिकल, 250 आपका आर्टिकल, और 252 और 251 कहाँ गया? वो कहता है, सुनो ध्यान से, 249 क्या कहता है, दिमाग में समझो बात को। 249 कहते हैं कि अगर राज्यसभा 2/3 से एक बहुमत से कोई पास कर दे, बोले कि ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, संसद जी ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है और आप क्या करो, इसके बारे में कानून बना दो, संसद बोलेगी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संसद में जो राज्यसभा के मेंबर हैं ना, वो हर स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों ने उनको, लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के इनडायरेक्ट, हमारे एमएलएस ने चुना होता उनको, हमारे स्टेट के क्या है वो रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, संसद को बोला है कि ये टॉपिक तो क्या है स्टेट लिस्ट का है, पर हम चाहते हैं कि आप कानून बनाओ, 2/3 से वो पास कर दिया, तो ठीक है जी, 2/3 राज्य सूची, राज्य सभा ने और राज्य सूची के विषय पे कानून बना देगी संसद, ठीक है जी, हो गया। 250 में क्या था कि नेशनल इमरजेंसी लगी 352 के अकॉर्डिंग, तो उस समय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। ये आर्टिकल 250 देता है। 251 क्या कहता है? अगर मान लो 249 के अकॉर्डिंग और 250 के अकॉर्डिंग अगर दोनों के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बहस हो जाए कि मैंने तो कानून बना रखा है या मैंने तो ऐसे सोचा था, कुछ भी जो भी विरोधाभास हो जाए, उस स्थिति के अंदर सेंटर की सुनी जाएगी। अब 252 क्या कहता है कि राज्य खुद, जो राज्य 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्यों में से 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, जितने भी राज्य हैं, अपने अपने स्टेट के अंदर से क्या बोले संसद को कि आप हमारे लिए कानून बना दो।
संसद बोलेगी बना देते हैं, लेकिन जो कानून बनाएंगे ना वो सिर्फ आपके लिए लागू होगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन आई है, मतलब समझाने का मैं जिस तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है, और बाकियों पे लागू नहीं होगी। तो आपको 3 आपको आर्टिकल यहाँ पे याद रखने, कौन कौन से, 249, 250, 252, तीनों में ही राज्य संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास जाता है। किन किन कंडीशन में जाता है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। 249 में अगर राज्यसभा पास करे 2/3 से, 250 में अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, 252 में अगर राज्य खुद बोल दें, जो जो राज्य खुद बोलेंगे उनकी संबंधी, तो इस तरीके से आपने याद करना है। 253 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की शर्त को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ और फिर आके देखा कि अरे ये मैं कानून यहाँ पे ये समझौता करके आ गया हूँ, पर ये टॉपिक तो क्या राज्य सूची का है, तो केंद्र क्या बोलेगी, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं भाई ये तो हमारा राज्य सूची का विषय है और हम आपका समझौता तोड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। राज्य सूची का विषय तो रहने दो, कोई बात नहीं, सेंटर का पावर चलेगा। ठीक है जी, बात समझ गए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर दिया और फलां स्टेट में क्या है अभी प्रोजेक्ट लगाना है, कहते ठीक है जी लगा देते हैं, फिर वहाँ जाके देखा क्या बोला कि भाई ये तो मसला क्या था आपका स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का था, तो अब यहाँ पे क्या करें, अब समझौता थोड़ा ना तोड़ना है, अंतर्राष्ट्रीय हमारी इज्जत का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो चुका है, तो उस कंडीशन में राज्य को चुप बैठना पड़ेगा, सेंटर का ही चलेगा, संसद का कानून चलेगा। ठीक है जी, कानून बना सकते, ये लिखा है कहाँ पे, 253 में। 254 क्या कहता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच यदि टकराव की स्थिति आती है तो संसद का कानून प्रभावी होगा। ये बात सुन लो, कहते हैं कान खोल के, इसलिए इन्होंने क्या किया, सारी बातों के बाद यहाँ लिख दिया, पहले यहाँ पे इन दोनों के बाद में यहाँ लिख दिया कि संसद का कानून प्रभावी होगा। अगर 249 का कोई कानून, 250 का कोई कानून आड़े आ रहा है बीच में राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार की सुनी जाएगी। और यहाँ पे साफ स्पष्ट बोल दिया भी झगड़ने की जरूरत नहीं है, केंद्र का प्रभाव रहेगा, 254 ने बोल दिया केंद्र की सुनी जाएगी, संसद का कानून प्रभावी होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना है तो टकराव की स्थिति में उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी होगा। इस बात को आपने समझना है। क्या समझना है कि मान लो कोई टॉपिक ऐसा था स्टेट लिस्ट का, पर उस पर जो कानून बनाया राज्यपाल है, उस स्टेट का तो गवर्नर होता है, गवर्नर ने राष्ट्रपति की सहमति से उस कानून पे क्या है हस्ताक्षर किया। आपको पता है ना कानून कैसे बनता है, पहले आपका विधान सभा में पास होता है, पास हो गया, अगर उस स्टेट में अगर विधान परिषद है तो उस स्टेट में विधान परिषद में जाएगा, अगर विधान परिषद नहीं है तो सीधा फिर राज्यपाल के पास जाएगा। अब विधान परिषद हमारे सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है। ठीक है जी, कौन कौन सा, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना। ठीक है, अगर मान लो इसमें तो क्या है, पहले विधानसभा में कानून पास होगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। अगर राज्यपाल को लगेगा भाई ये टॉपिक तो मुझे राष्ट्रपति से डिस्कस करना चाहिए, तो वो अपने पास उस विषय को रख सकता है, उस बिल को रख सकता है। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति ने मान लो उस पर सहमति दे दी कि ठीक है भाई तू इसको पास कर दे, ओके है, तो राष्ट्रपति की सहमति से कानून बना हुआ है। इधर से विरोध हो गया सेंट्रल स्टेट का रिलेशन में, है ना, क्या बोलेगा अभी, मैंने तो संसद बोलेगी भी ये कानून आपने नहीं लगाना, मैं कानून बनाऊंगा। उधर से राज्यसभा, राज्य गवर्नमेंट बोलती है कि जो ये कानून है ना राष्ट्रपति की सहमति से बना हुआ है, तो उस टॉपिक पे आकर संसद की नहीं मानी जाएगी, इस कानून को प्रभावी किया जाएगा। तो ये बात को अपने दिमाग में फिट करना है। ठीक है जी, बात समझ गए। कोई ऐसा विषय है जिस पे राज्य सरकार ने क्या कानून बना रखा है, और वो कानून बना किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से। आप बोलोगे राष्ट्रपति से कैसे, तो देखो भाई विधानसभा कानून बनाएगी किसकी सिग्नेचर से, फाइनल गवर्नर में, लेकिन गवर्नर सोचता है कि मेरे को ये टॉपिक पे बात किससे करनी है, राष्ट्रपति से करनी है। राष्ट्रपति के पास टॉपिक गया, राष्ट्रपति ने यस बोल दिया, कानून बन चुका है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी संसद में और राज्य के जो विधानमंडल में आपस में टकराव हो गया, तो संसद बोलेगी आपको नहीं पता 254 में क्या लिखा है, जहां पर हमारे बीच में टकराव होगा संसद का प्रभाव होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई साहब रुक जाओ,
हमने जो ये कानून राज्य सूची का बनाया है ना अपने राज्य में, ये राष्ट्रपति की सहमति से बनाया है, तब वहाँ पे संसद को चुप रहना पड़ेगा, वहाँ पे राज्य का कानून ही लागू होगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 256 क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। कहते प्रत्येक राज्य की अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन अवश्य हो। मेरी बात सुनो, स्टेट को ठीक है कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कानून इस तरह से बनाए, इस तरीके से बनाए कि संसद द्वारा जो बनाए कानून हो ना उस पर प्रभाव ना पड़े। समझ रहे हो बात को? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, इधर से राज्य गवर्नमेंट ने कोई कानून बना रखा है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का कानून है ना वो संसद के कानून को ओवरटेक ना करे। बात समझ रहे हो? ऐसा कानून नहीं बनाना जो संसद के द्वारा बनाए कानून को कि अवहेलना करे, ना माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून बनाना है कि संसद का कानून प्रभावी रहे। ये बात को समझो। 256 में लिखा है कि राज्य को अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, बनाए, ठीक है जी कानून बनाए, पर ऐसा कानून ना बनाए जिसके द्वारा संसद द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना हो। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ओवरटेक ना करे, ध्यान से चले। संघ अपनी कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग राज्य को ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी संसद राज्य सरकार को निर्देश भी दे सकता है, भाई साहब आप ना इस तरह से ये कानून इस तरह से चलाओ। सेंटर का प्रभाव क्या है, जो कानून है वो प्रभावी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो दिशा निर्देश देने का अधिकार सेंटर को है, किसको? राज्य पे। तभी तो राज्य में पकड़ बनी रहेगी सेंटर की, वरना कोई ऐसा कानून बना दे स्टेट गवर्नमेंट कि वो ओवरटेक करने लग जाए किसको? संसद को, तो संसद की क्या वैल्यू रह गई? पकड़ ही नहीं है उसकी। तो आज उसने ये काम किया, कल को राज्य कुछ और भी कर सकता है। बात समझ रहे हो? यानी सेंटर का प्रभाव हावी रहना चाहिए, सेंटर की पकड़ में होनी चाहिए सारे स्टेट, ये कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है जी। और किसी भी राज्य को आपका जो संसद है वो दिशा निर्देश दे सकता है। अगर वो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चलता राज्य, तो क्या होगा? वहाँ पे क्या लग जाएगी? एमरजेंसी लग जाएगी। ये बात है, ध्यान से देखो जरा। कहता है आर्टिकल 365 यह कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता तो ऐसी दशा में राज्य उसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसे ऊपर करना, ऊपर करना। इसे क्या कर सकता है भी? आपको मेरी बात समझो, 3 आर्टिकल ध्यान से सोचने हैं। क्या सोचना है? पहली बात ये सोचना है कि 256 बोलता क्या है कि कोई भी राज्य ऐसे कानून ना बनाए, क्या कैसे कानून ना बनाए कि जो संसद के कानून के आगे आड़े आ रहे हो, ठीक है जी। दूसरी बात, और दूसरी बात क्या है कि केंद्र सरकार यानी कि संसद है किसी राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है। ये बात समझ में आएगी यहाँ पर, ठीक है जी। 256 कहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है। 365 कहता है अगर वो दिशा निर्देशों को नहीं मानता स्टेट, तो उसमें क्या हो जाएगी? 356 लग जाएगी। आई बात समझ में? 256 क्या कहता है कि राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। कौन? संसद दे सकती है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए कानून अगर आड़े आ रहे हैं, कोई दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं संसद के कानूनों के आगे, तो क्या है वो दिशा निर्देश देगी। पहले समझाएगी प्यार से कि भाई तू ऐसे ना कर, ऐसे कर ले। राज्य सरकार को समझाएगी, संसद समझाएगी कि भाई बेटा तू ऐसे मत कर, तू बच्चा है, तू ऐसे मत कर, तू ऐसे कर ले। अगर ये बात नहीं मानता तो 365 में लिखा है, तो क्या है यहाँ पर क्या लग जाएगी? 356 लग जाएगी, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है जी। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलिए 257 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसका राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। कुछ मामलों में केंद्र राज्य को अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। मेरी बात सुनो, पहले में तो आ गया 56 में क्या बोला कि ऐसे कानून नहीं बनाने कि जो हमारे संसद के आगे आड़े तिरछे कोई ओवरटेक करे। फिर
क्या बोला कि हम तेरे को दिशा निर्देश देंगे, हमारे अनुसार चलना। कहता ठीक है जी चलेंगे। 257 क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार बोल सकती है कि भाई मेरी बात सुन, ये कानून है संसद के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको तू पालन करवाएगा। किसको? राज्य को बोल सकता है। जैसे संसद क्या है, पंजाब गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आपने क्या करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून हैं आपके पंजाब के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारे, जैसे मान लो रेलवे है, रेलवे की संपत्ति किस में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, यूनियन लिस्ट में है। संचार के साधन, कम्युनिकेशन वाले संचार के साधन जितने भी हैं अपने, ये सारे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। फिर आपका प्राथमिक से बेसिक एजुकेशन, राज्य स्तर से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा की व्यवस्था करे, राज्य सूची में अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए। तो ये टॉपिक्स पे बोल सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? राज्य गवर्नमेंट को। भाई तू मेरी बात सुन ले, इन टॉपिक पे ध्यान रखना और ऐसे ऐसे इनको संभाल के रखना आपने, ठीक है। अब मान लो हाँ यहाँ बोल दिया जाए कि जो रेलवे है वो स्टेट गवर्नमेंट का तो है ही नहीं, हम तो देख देख कर ध्यान ही नहीं रखेंगे उसका, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई साहब ध्यान से, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लगाने में टाइम नहीं लगना हमने, आप हमारे दिशा निर्देशों को क्या नहीं करोगे, पालन नहीं करोगे तो, ठीक है जी। तो ऐसे टॉपिक्स के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोल सकती है कि आप ध्यान रखना इन चीज़ों का, काम करो इनके ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून क्या प्रभावी बनने चाहिए। अब प्रशासनिक देख लेते हैं। 258 क्या बोलता है, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां तथा कार्य सौंप सकता है। संसद अपनी किसी विधि के अंतर्गत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां या कार्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वह कार्य राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे ही क्यों ना हो। भी सेंटर को अधिकार है राज्य के कोई भी जो अधिकारी लोग हैं ना, उसे केंद्र का काम करवाने का, सीधी सी बात है। दूसरा कहता है, यदि केंद्र सरकार इस अनुच्छेद की किसी उपबंध के आधार पर राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश देती है तो राज्य सरकार द्वारा उन कार्यों को निर्वहन किए गए अतिरिक्त व्यय का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार के अधिकारी, मतलब राज्य सरकार के अधिकारी कहते हैं ठीक है जी, केंद्र सरकार का ऑर्डर है, हम राज्य सरकार के अधिकारी है, आपका काम करने को तैयार है, लेकिन जो उस पर खर्च पड़ेगा, खर्चा तो लगेगा ना, कोई काम करवाना है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों से काम करवाना है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, काम किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, काम दे किसको रही है, राज्य सरकार को दे रही है, तो उस पर जो खर्चा पड़ेगा ना वो केंद्र सरकार देती है, ठीक है जी। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से, पहले राष्ट्रपति सहमति से, मतलब सहमति तो उसको देनी ही पड़ेगी ना, राष्ट्रपति को कौन मना कर सकता है, राष्ट्रपति इनडायरेक्टली तो मंत्रिपरिषद ही काम करती है पीछे। तो राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है उससे संबंधित कोई कार्य सौंपे, तो क्या मना कर देगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, करना पड़ेगा उसको काम। सीधी सीधी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अब उस राज्य की सरकार से बात करेगी, भाई देखो ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे कानून के अंडर आता है, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है और ये काम को आपके अधिकारी से करवाना है हमने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है जी महाराज करवा लो, ठीक है जी करवाएंगे। और अगर वो काम प्रोजेक्ट में जितना खर्च लगेगा वो केंद्र सरकार देती है उस खर्च को, ठीक है जी, आपने ये याद रखना बस। यहाँ पर आगे है राज्यों के बीच, अच्छा 258 देखो, कहते राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य सरकारी अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां तथा कार्य सौंप सकते हैं। संसद अपनी किसी विधि के अंतर्गत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां व कार्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वह राज्य विधानमंडल की, फिर से रिपीट हो गया वही चीज है सारी जो पहले पढ़ाई, अभी जस्ट पहले वही वाली आ गई। हाँ जी 261 देख लो, इंपॉर्टेंट है। संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, पब्लिक अभिलेख, रिकॉर्ड्स, न्यायिक कार्यवाहियों के समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। ये कहाँ पे लिखा है, 261 में लिखा है,
ठीक है जी। राज्य की जितनी भी हमारे राज्य मतलब पूरा कोई राज्य है और पूरा भारत से संबंधित कोई भी पब्लिक से संबंधित है, कोई रिकॉर्ड संबंधित है, कोई न्यायिक क्या कार्यवाही है, उसमें क्या है भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है जी, राज्य को भी। 262 में संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी, घाटियां और जलाशयों के जल का प्रयोग वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों का निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद ऐसे किसी विवाद से संबंध में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को समाप्त कर सकती है। यानी कि इस नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद संबंधी बनाया गया था। कब? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, दो राज्यों के बीच नदियों संबंधी जो विवाद है उसके बारे में कहाँ पे उल्लेख है? बोलना 262 में लिखा है जी। और इनको मतलब एक अधिनियम बनाया गया था। कब? अंतर्राज्यीय अधिनियम 1956 में बनाया गया था। ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी कोई विवाद हो गए उनका निर्णय करना है वो सारी बातें कहाँ पे लिखी है? 262 में लिखी है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इंटर स्टेट काउंसिल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था 41 की जो मास्टर कैडर के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है जी, गठन कौन करता है? इंटर स्टेट जो काउंसिल है हमारी, एक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के जो अंतर्राज्यीय संबंध है उसे संबंधित मतलब राष्ट्रपति बना सकते हैं। गठन कब हुआ? पहली बार 18 मई 1990 विश्वासनाथ प्रताप सिंह के जब क्या थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री ही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। हेड कौन बनता है इसका? प्रधानमंत्री। और एक बात सुनो, पहली बार कब? 18 मई 1990। ये क्वेश्चन आया था 41-61 की पोस्टों में। सदस्य कितने होते? 6 कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत और राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके अंदर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने? 6। और प्रधानमंत्री हो गया अपना। ठीक है जी, और ये मनोनीत करते हैं किसको? अपने स्टेट्स के जितने भी मुख्यमंत्री होंगे और जो अगर यूटी से संबंधित है तो केंद्र शासित से। प्रथम बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 में। दोनों क्वेश्चन आए थे कि पहली बैठक कब हुई थी, ये वाला क्वेश्चन आया था, और विश्वनाथ प्रताप के सिंह के समय पे ये बना था, गठन बना था इंटर स्टेट काउंसिल। 2 क्वेश्चन आए थे इसी इतने से टॉपिक्स के अंदर थे। ठीक है जी, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित ना आयोग बड़े पूछे जाते हैं, ये भी देखो जरा। कहते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वासनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आयोग बड़े पूछे जाते हैं इसमें कि फला फला आयोग बताओ किससे संबंधित है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। आयोग कुछ बने, समितियां बनी, उसके बारे में देख लेना, और किस आयोग ने क्या सिफारिश की वो भी देखना है। सबसे पहले यहाँ देखो, भारत में जब तक केंद्र व राज्य स्तर पर एक ही दल यानी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र राज्य संबंध अच्छे थे, सौहार्दपूर्ण थे। मतलब देखो एक बात सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की, स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की, तो दोनों में टकराव होना लाजमी है। 1977 से पहले का जो टाइम लगभग देखो आप कांग्रेस का चलता आया, केंद्र में भी आपका कांग्रेस, राज्यों में भी केंद्र कांग्रेस थी, तो कोई टकराव की स्थिति नहीं थी, आराम से बातें पास हो जाती थी, एक दूसरे से मतलब मिलजुल के रहते थे। लेकिन जैसे ही राज्यों में सरकारें किसी और पार्टी की बनने लगी, केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की बन ली, तो आपस में टकराव होना लाजमी था। किंतु केंद्र और राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों के गठित होने पर उनके मध्य संबंध क्या थे? तनावपूर्ण हो गए। राज्यों द्वारा केंद्र राज्यों पर पुनर्विचार करने तथा राज्यों को और अधिकार स्वायत्ता प्रदान करने की मांग उठने लगी। अब राज्य क्या बोलने लगे कि जो केंद्र सरकार है ना, ये तो अपनी मनमर्जी करते जा रहे हैं, राज्यों की तो सुनते ही नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई और गवर्नमेंट है और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, ये तो हमसे क्या है, खुंदक रखते हैं, हमसे जलते हैं। मतलब जैसे बच्चे नहीं लड़ते वैसे कहते हैं हमें राज्यों को क्या मिलनी चाहिए, और स्वायत्त यानी कि और ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो ये मांग उठने लगी राज्यों की तरफ से। अंततः केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए
समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जिनका संक्षिप्त वर्णन आप देखेंगे। फिर इसलिए अब ये मुद्दे उठने लगे, केंद्र पे इल्जाम लगने लगे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, है ना। तो अब कुछ होना चाहिए, कुछ आयोग बनना चाहिए जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में सहयोग का काम करे, सुझाए बुझाए, अपने आइडिया दे कि ऐसा नहीं भी ऐसा करो, है ना। और देखे, गहरी जांच करे भी सच में क्या राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या केंद्र सरकार को सच में कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है, ऐसा कुछ। ये देखने के लिए टाइम टू टाइम क्या बनते रहे हैं, आयोग व समितियां बनती रही हैं। तो आइए देखते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी, ये आयोग बताओ किससे संबंधित है, ये आयोग किससे संबंधित है। देखो जरा यहाँ पर, सन 1966 में केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतालवाड़ के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट इसने 1969 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए निम्नलिखित क्या किए गए, अनुशंसाएं की, मतलब अपने सुझाव दिए। सुनो ध्यान से, 1966 में, ठीक है जी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, मतलब हेड कौन थे, मोरारजी देसाई थे, इन्होंने अध्यक्षता की, एक ग्रुप बनाया 1966 में पहली बार, और इसकी जो आयोग की रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए MC सीतालवाड़ के नेतृत्व में एक गठन किया जाता है। भाई ध्यान से चेक करो, ये सेंटर स्टेट रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, मामला क्या है। इन्होंने ध्यान से चेक किया, जाना उसको, MC सीतालवाड़ ने एक जो दल बनाया उसमें जांच की पूरी और रिपोर्ट प्रस्तुत की अपनी 1969 में। इसने क्या बोला, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाए। उन्होंने बोला कि एक अंतरराज्य परिषद का बनाया जाना चाहिए। ये ऑलरेडी बात कहाँ पे लिखी है, 263 में लिखी है। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव होना चाहिए। कि राज्यपाल क्या होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। सही है, आज के टाइम में आप देखें किसी पार्टी का नहीं होता, और उसे क्या है, अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, प्रशासन का भी और सार्वजनिक जीवन का। राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन तथा स्थानांतरित किए जाएं ताकि केंद्र पर निर्भरता कम हो। भी राज्यों को वित्तीय ऐसे मतलब कि संसाधन प्रोवाइड करो जिससे उनको सेंटर की तरफ मुंह उठा के ना देखना पड़े, रे पैसे दे दे, ग्रांट दे दे, ऐसा ना करना पड़े। भी स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ फाइनेंशियली, ताकि उसको डिपेंडेंसी उसकी ख़त्म हो जाए, कहाँ से, सेंटर से। ऐसा हो नहीं सकता, बट फिर भी संसाधन तो प्रोवाइड करो कम से कम आप। उनके अनुरोध पर अन्यथा विशेष परिस्थितियों में ही राज्य केंद्र सशस्त्र बलों की तैनाती हो। मतलब अगर राज्य सरकार ही अगर चाहे ना, तब वहां पर क्या होना चाहिए, सशस्त्र बल लगने चाहिए। राज्यों की विधायी शक्तियों पर केंद्र का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। मतलब विधायी शक्तियों पर, कानून बनाने की शक्तियों पर सेंटर का क्या होना चाहिए, कम प्रेशर होना चाहिए। आगे है, अन्य विषयों पर राज्यों की विधायी शक्तियां मिलनी चाहिए। राज्यों को क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, पावर मिले। आगे है सीतालवाड़ समिति। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में ये बना था, 69 में रिपोर्ट नहीं। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर मुद्दों पर देने हेतु MC सीतालवाड़ ने अध्यक्षता में 1966 ईस्वी में एक समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की संस्तुति दी। मतलब कि उसने आइडिया दिया कि बार बार क्या अमेंडमेंट करनी, सीधा राज्यों को क्या दो, ज़्यादा फैसिलिटेट करो, उनको ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड करो आप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट थी किसकी, सीतालवाड़ की। फिर राजमन्नार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि राजमन्नार जो समिति थी किससे संबंधित है। सुनो ध्यान से, इस समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्त प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित की थी। इस समिति के अन्य सदस्य थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और PC चंद्रा रेड्डी। कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं भी फला फला व्यक्ति बताओ कौन सी समिति से संबंधित था, या 4 व्यक्तियों के नाम दे देंगे आपको, बोलेंगे बताओ राजमन्नार समिति में कौन सा व्यक्ति नहीं था। तो आपको नाम तो भाई पता होने चाहिए, तभी बता सकते हो। पहला तो यही हो गया PV राजमन्नार, दूसरा आपका लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और तीसरा आपका PC चंद्रा रेड्डी।
पीसी चंद्र रेड्डी। और आपसे ये पूछ लें, बताओ किस स्टेट से संबंधित है राजमन्नार, आप बताना, तमिलनाडु से। गठन कब हुआ, 22 सितंबर 1969 को। ठीक है जी, किस चीज़ के बारे में था ये, आप बताना भी, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बना था ये आयोग। बढ़ते हैं आगे। राजमन्नार पता लग गया कहाँ पे बनी, किस स्टेट में बनी, उसने अब अपने सुझाव क्या दिए, उसका मतलब क्या आइडिया दिया उसने, क्या होना चाहिए। ठीक है, सुनो ध्यान से। कहते अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दो या फिर उन पर विधि बनाने का राज्यों को देना चाहिए अधिकार। 248 क्या आर्टिकल क्या बोलता है कि अवशिष्ट जो विषय है, जैसे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट अपना और कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे तो आपको पता है कौन कौन कानून बनाएगा, लेकिन इनके अलावा कुछ विषय बच जाते हैं तो उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। लेकिन राजमन्नार समिति क्या कहती है, फिर इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दो, किसको दे दो, राज्यों को दे दो। ये राजमन्नार समिति की सिफारिश थी। एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ये तो पहले वाले ने भी बोली थी, किसने, एमसीसी तालवाड़ ने। ठीक है जी, उसने भी बोली थी ये वाली। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज जो सेंटर के अंडर होती, कहते हैं इसको समाप्त कर दो, जरूरत नहीं है उसकी। वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बनाया जाना चाहिए। वित्त आयोग मतलब जो अपना फाइनेंशियल कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन, उसको क्या एक परमानेंट बॉडी बनाया जाए। अनुच्छेद 356, क्योंकि हर 5 साल के बाद बनता ना वित्त आयोग, तो कहते हैं परमानेंट बनाओ, इसको जरूरत नहीं है चेंज करने की। 356, 357, 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, को पूर्णतः क्या कर दो, समाप्त कर दो। आपसे पूछेंगे किस मतलब आयोग ने सिफारिश की कि आर्टिकल 356 खत्म कर दिया जाए, 357 खत्म कर दिया जाए, 365 खत्म कर दिया जाए, तो क्या बताओगे, राजमन्नार। ठीक है जी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित इस को खत्म करो, ये किस समिति ने बोला, आप बताना, राजमन्नार। अनुच्छेद 249 को निरस्त किया जाना चाहिए। अब 249 है क्या, अभी बताया मैंने कि राज्यसभा 2/3 से कोई राज्य लिस्ट का टॉपिक से क्या बोले कि आप क्या करो, इस पे कानून बना दो, संसद बोले कि बना देते हैं जी, बना दिया और वो लागू हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। राजमन्नार समिति ने बोला कि हमें नहीं चाहिए ये बात, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहता है, राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने प्रावधान संबंधी समाप्त कर दिया जा रहा है। ये राज्यपाल का जो टेन्योर है ना, जो क्या है, राष्ट्रपति की मर्जी से चलता है, क्या करना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। आगे है संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूर्णतः क्या कर दिया, काटा, चलो कुछ नहीं मानना। ठीक है जी, काटा ही मार दिया, मतलब बेचारे ने सिफारिशें देखो क्या क्या की थी, लेकिन सब पे क्या बच गया, काटा बच गया कि केंद्र सरकार ने बोला कि हम नहीं मानने वाले आपकी कोई भी बात ये वाली। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अनंतपुर साहिब, जो अपना ये पंजाब का मसला था, इसके बारे में। अनंतपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में अकाली दल पंजाब ने केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े अनंतपुर साहिब प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा और संचार तक सीमित रखने का मांग की गई कि बाकी चीज़ों में आप इंटरफेयर ना करो भी, ये चीज़ें विदेशों संबंधी आपके जितने अधिकार हैं और मतलब आपके डिफेंस संबंधी जितना हो गया, आपका रेलवे है, मुद्रा है, संचार है, कम्युनिकेशन, ये अपने पास रखो। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये अपने पास रखो, बाकी कोई चीज़ों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपकी। किसने बोला, अनंतपुर साहिब प्रस्ताव। ठीक है जी, ये अपना सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है 1973 में अकाली दल द्वारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इन मांगों के संदर्भ में ही 1983 में सरकारिया कमीशन बना था। भाई ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। पंजाब का तो ये जो मास्टर कैडर का एग्जाम है उसमें 3 बार आ चुका है यही सेम क्वेश्चन कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित हैं। पश्चिमी बंगाल समरण पत्र, ये सुन लो ध्यान से, क्या है, कहते वर्ष 1977 में पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र भेजा, यही सरकारी आयोग संबंधी है, जिसमें संविधान में अनेक संशोधनों की मांग करते हुए राज्यों को क्या बोला, ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाए।
ठीक है जी, ये कहा गया सरकारिया कमीशन ने। किससे संबंधित था? वेस्ट बंगाल से। ठीक है जी, जितने भी मैं ये आयोग करवा रही हूँ, आनंदपुर साहिब है, चाहे ये राजमन्नार है, चाहे आपका सितालवाड़ है, चाहे सरकारिया है, ये सारे आपने ध्यान में रखने किससे संबंधित है, कब कब बने और ये मतलब क्या कहते हैं, क्या कहा इन्होंने। सरकारी आयोग क्या कहता है, सुनो ध्यान से। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, ये नाम है पूरा, सरकारिया एक बंदे का नाम है, मतलब सरनेम है, रणजीत सिंह सरकारिया न्यायमूर्ति थे, जज थे, की अध्यक्षता में 3 सदस्य 3 मेंबर एक आयोग का गठन किया जाता है। इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे? शिवरमन, MSR सेन थे जी। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, केंद्र सरकार को सौंपी, जो 1988 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है जी, आपने इस चीज़ को ध्यान है। 83 में ये बना था, 87 में रिपोर्ट भेज दी और 88 में ये प्रकाशित होता, मतलब छप गया। आगे देखते हैं। अब सरकारी आयोग क्या कहता है, सुनो ध्यान से। इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाएं निम्नलिखित है। केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन न तो उचित है और न ही आवश्यक है। देश की एकता तथा अखंडता के लिए शक्तिशाली केंद्र अनिवार्य है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार अंतरराज्य परिषद का स्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्या हो? शामिल हो। ये बात जो है ना इंटर स्टेट काउंसिल की 263 वाली, ये बनाने के लिए सबने, राजमन्नार ने भी बोला, सितालवाड़ ने भी बोला और यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं। और ये इसने एक और बात बोली, कहते इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो। अब बना ही भाई कब? 10 अक्टूबर आपका 1990 में पहली बार बना था, गठन हुआ था, राष्ट्रपति ने बनाया था, विश्वनाथ प्रताप की जो सरकार थी तब ये बना था पहली बार। ठीक है जी। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, ये बात किसने बोली? सरकारिया कमीशन। ठीक है जी, रणजीत सिंह सरकारिया के जो नेतृत्व में बना था ना ये आयोग। कहते और कार्यकाल में बीच में इनका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, बीच का टन्योर 5 साल का ही होना चाहिए। ये बात किसने बोली? इसने बोली। राजमन्नार ने तो बोला कि इसकी तो कोई ऐसा जरूरत ही नहीं है, हमें हटाओ इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पुंछी आयोग। अब पुंछी आयोग भी बना। सरकारिया, राजमन्नार, सितालवाड़, ये सरकार, ये सारे मतलब संबंधित किससे हैं? इंटरस्टेट रिलेशन से। पुंछी आयोग सुनो ध्यान से। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तन को देखते हुए केंद्र राज्य संबंधों को सुधार पर पुनर्विचार, दोबारा विचार करने हेतु केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2007 में 27 अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी, अब ये पुंछी आयोग कोई पुंछी मतलब एक नाम का, सरकारिया जैसे रणजीत सिंह सरकारिया, और यहाँ पे क्या है, ये भी मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह व NR माधव मेनन के आयोग का एक गठन किया जाता है। 31 मार्च 2010 को आयोग ने अपनी प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है जी। अब इसने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अब पुंछी आयोग क्या बोलते हैं, सारे आयोगों ने क्या क्या बातें बोली मैंने आपको डिटेल में बताया, पुंछी की सुन लो ध्यान से। कहता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है जी। 3 में वर्णित विषयों पर कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच में व्यापक क्या हो, सहमति बने। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का कोई टॉपिक है, उस पे क्या है, कानून बनाना है, तो राज्य सरकार और संसद के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, आपस में सहमति होनी चाहिए। फिर कहते हैं राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति मतलब रिमूवल, हटाना फ्रॉम द पोस्ट केवल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब उसका कार्यकाल 5 साल का है, पद से हटाना है, ये सीधा सीधा अभी किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो ये कहता है, अभी पुंछी आयोग कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार की भी कोई बातचीत होनी चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है आवश्यक परिवर्तनों सहित
वही प्रक्रिया राज्यपाल पर भी क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। भी ठीक है, राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगता है, कहती वैसी ही प्रक्रिया ले लो आप, केंद्र सरकार को बोलता। पर क्या है, इसको अगर थोड़ा चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इसने अपनी सिफारिश की कि जैसे राष्ट्रपति को हटाते हो महाभियोग के द्वारा, राज्यपाल गवर्नर को भी हटाया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो इस प्रक्रिया में कोई चेंज करना महाभियोग की, तो आप कर सकते हो। ठीक है जी। आगे बोला, किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे। भी राज्यसभा, देखो भी राज्य में जो कानून बनता है पहले विधानसभा, ठीक है, फिर विधान परिषद अगर है तो नहीं है तो सीधा फिर राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल मैक्सिमम क्या है, 6 महीने रखे। ये बात कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है पूंछी आयोग। ठीक है जी। और अगर या फिर उसने सोचा है कि मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा तो राष्ट्रपति के विचार के लिए वो रख सकता है। राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने का परंपरा का अंत होना चाहिए। जो हमारे जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं, उसका जो कुलपति होता है वो कौन होता है, ऑटोमेटिकली राज्यपाल ही होता है। जैसे सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। ये चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। और कहते हैं, लेकिन कहते हैं इसको हटाना चाहिए, चांसलर कुछ नहीं बनाना राज्यपाल को। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होना चाहिए। कहते हैं ये फालतू के जो इसको अटरम पुटरम काम दे रखे ना विधानिक, ये ना दो। किसको, राज्यपाल को। चांसलर बना दिया जी यूनिवर्सिटी का, फलाना ढिमकाना कर दिया, ये देने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ बोलो विधानिक काम करे। आगे है, उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ठीक है जी। एक सशक्त अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यालय के रूप में भी कर सकता है। एक बनाओ, कहते हैं एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाओ। ठीक है जी। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को क्या किया जाना चाहिए, लागू किया जाना, शामिल किया जाना है। किस किस को, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायालय, इन सबको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो ये था हमारा जो भाग 11 है, अपना सेंटर स्टेट रिलेशन है। इसमें हमने आज विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों को समझा। सारे आयोग पढ़े, आयोगों ने क्या क्या सिफारिशें की वो हमने पढ़ा। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा भाग 12, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग 22 हैं उसमें से 12वां भाग मैं कराऊंगी। और उसमें मैं बताऊंगी आपको वित्तीय संबंधों के बारे में, कि सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशन है वो कैसे है, किस किस आर्टिकल के तहत क्या क्या रखा गया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।